सास का बहू के लिए सौतेला व्यवहार देख ससुर ने फिर क्या किया। बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न परिवार में की थी, पर परिवार में शादी का मतलब होता था ढेरों काम। ऊपर से अगर लड़की की शादी है तो हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है कि किसी बात पर लड़के वाले नाराज ना हो जाएं। जब बेटी विदा हो जाती है तब चैन की सांस आती है, तभी थकान समझ में आती है। गरिमा की विदाई करके पूरा घर थक चुका था। गरिमा की माँ बेटी की विदाई से बहुत दुखी भी थी और रोई भी बहुत थी। बोल रही थी, सास नंदें बहुत चालाक होती हैं, हमारी गरिमा बहुत सीधी है, कहीं उन लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर अपनी महंगी साड़ियां उन लोगों को ना दे दे। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी तो मेरी सास ने तो मेरा पूरा बक्सा ही खाली कर दिया था। मैंने तो अपनी तरफ से गरिमा को खूब अच्छी तरह समझा दिया है, पर क्या करूं, वह आजकल की लड़कियों की तरह तेज नहीं है। अब ऋचा अम्मा की बहू रसोई में गई तो देखा दोनों बुआ किचन के एक कोने में बैठी थीं। बहू सोचने लगी, अम्मा के राज में बुआओं की ऐसी दशा हो गई है। ऋचा को आते देख बुआएं अपनी झेप मिटाते हुए बोली, थोड़ी थकान दूर कर लें, आराम से यहाँ पर बैठ जाओ। एक बुआ बोली, ऋचा तुमने गरिमा की शादी में बहुत काम किया है, बेटा थकान हो गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। पर गरिमा बोली, बुआ अम्मा तो कहती हैं मैंने कुछ भी नहीं किया। बुआ बोली, बेटा हमारी भाभी तो ऐसी ही है, हमारी तो पूरी उम्र ही गुजर गई उसके रंग ढंग देखते देखते। उसको अपनी सास जल्लाद लगती थी और तुम उसे चालाक लगती हो। इसी बीच अम्मा अपना भारी भरकम शरीर लेकर किचन में आ गईं। ऋचा और बुआओं को एक साथ बात करते देख तन बदन में आग लग गई। अम्मा बोली, ऋचा तुम यहाँ पर इन लोगों के से गप्पे मार रही हो और मेरा सिर दर्द से के मारे फटा जा रहा है, जरा तेल मालिश कर दो। दोनों बुआएं कोई बच्चा तो है नहीं, उनको समझ में आ गया कि भाभी को ऋचा का हमारे पास बैठना अच्छा नहीं लग रहा है। ऋचा अपनी सास के साथ साथ चली गई। अम्मा बिस्तर पर लेट मालिश करवाने लगी और पूछने लगी, ये सांप और बिच्छी क्या कह रही थी तुझसे? अम्मा ने बड़ी बुआ को सांप तथा छोटी बुआ को बिच्छू बना दिया था। बहू बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं। सास बोली, खूब समझती हूँ, नंदे जहर की पुड़िया होती हैं, कल ही इनको विदा करती हूँ। ऋचा अपने मन में यह सोचने लगी, इसका मतलब तो यह हुआ कि अम्मा की तीनों बेटियां मेरी नंदे भी जहर की पुड़िया हो गई। ऋचा की मुस्कान देख अम्मा चिढ़ गई और बोली, क्यों मुस्कुराई? तुम्हारी नंदे ऐसी नहीं हैं, वो तो तीनों बिचारी गऊ हैं, गऊ। अम्मा वो तीनों तो गऊ हैं। ऋचा ने कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ अम्मा को जवाब दिया। अम्मा को लगा ऋचा के ऐसा कहने में जरूर कोई बात छिपी है। घमंड में बोली, अनीता और मनीता 2-4 दिन में चली जाएंगी, घर में आखिरी शादी हुई है, इसलिए बेटियों को अच्छा नेक देना होगा। दोनों बेटियों को सोने की चैन दे देते हैं और दामादों को अंगूठी देना ठीक रहेगा। बुआओं को क्या दोगी अम्मा? धीरे से ऋचा ने कहा। यह सुनकर अम्मा का चेहरा एकदम लाल पीला हो गया और बोली, क्या वो दोनों बिना लिए यहाँ से टलेंगी? नेक में बहुत सी साड़ियां आई हैं, उन्हीं में से दे देंगे। पर अम्मा ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये उनका भी मायका है। अम्मा बोली, जब भाई की बेटियां विदा होने लगें तो मायका बेटियों का हो जाता है, बुआओं का नहीं। ऋचा सास के तर्क के आगे चुप हो गई। शादी के 15 दिन बाद मनीष, ऋचा का पति, गरिमा को ससुराल से लेने के लिए गया, पर ससुराल वालों ने भेजने को मना कर दिया। मनीष ने अपने घर आकर कहा, अम्मा गरिमा की बड़ी ननद इंग्लैंड से आई है, वो गरिमा के साथ रहना चाहती है क्योंकि इतनी दूर से जल्दी जल्दी आना नहीं होता है। यह सुनकर अम्मा का पारा हाई होने लगा। बोली, ये इंग्लैंड वाली ननद तो बड़ी जिद्दी है। गरिमा पहली बार ससुराल गई थी
उसका भी वहां पर मन भी नहीं लग रहा होगा। मनीष, तुम किसी तरह उसे अपने साथ लेकर ही आते। अम्मा की बात सुनकर बाबूजी बोले, गरिमा अब उस घर की बहू है, वो अपने घर के अनुसार चलेगी, हमारे अनुसार नहीं। जैसे हमसे रिश्ता खत्म हो गया। अम्मा तुनक कर बोली, ऋचा को तो तुम क्या कहती हो कि ससुराल वालों के हिसाब से चलना चाहिए। बाबूजी की यह बात सुनकर अम्मा ने बाबूजी को डांट कर चुप कर दिया। अम्मा बोली, बहू का ज्यादा पक्ष लेने की जरूरत नहीं है, उसे सिर पर मत चढ़ाओ, इतना चढ़ा लोगे तो बुढ़ापे में पूछेगी भी नहीं, बेटियां ही होती हैं जो पूछती हैं। यह सुनकर ऋचा सोचने लगी कि अनीता और मनीता दीदियां जब यहाँ आती हैं ना तो घर का काम करती हैं और ना ही अम्मा की सेवा, बल्कि अम्मा ज्यादा अलर्ट हो जाती हैं कि कहीं बेटियों की सुख सुविधा में कोई कमी न रह जाए। फिर भी अम्मा को अपनी बेटियों पर घमंड है कि वही इनका बुढ़ापा पार लगाएंगी। एक हफ्ते के बाद गरिमा मायके आ गई। अम्मा उसके सामान की तलाशी लेने लगी। 3 महंगी साड़ियां जब सामान में नहीं मिली तो अम्मा ने पूछा, महंगी साड़ियां क्या सास ने दवा ली? गरिमा बोली, नहीं अम्मा, मैंने खुद ही बड़ी ननंद, जेठानी और मम्मी को दे दी। बेटी का इस तरह साड़ियां बांटना अम्मा को अच्छा नहीं लगा और बोली, मैंने तुझे कितना समझा कर भेजा था पर क्या फायदा रहा। गरिमा बोली, अम्मा, भाभी जब पहली बार आई थी तब आपने उनकी 3 साड़ियां अच्छी वाली निकाल ली थी, अनीता तथा मनीता दीदी के लिए और एक अपने लिए। मुझे लगा इसी प्रकार मेरे साथ भी करें, उससे अच्छा है कि मैं अपने आप से दे दूं। अगर तू इसी तरह करती रही तो वो सब मिलकर तुझे लूटती रहेंगी। अभी तुम्हें सब हरा हरा नजर आ रहा है पर यह नहीं पता कि सास नंदे जहर की पुड़िया होती हैं। यह सुनकर गरिमा हंसने लगी और बोली, अम्मा, फिर मैं और आप भी जहर की पुड़िया हैं? मैं भाभी की ननंद और तुम सास। यह सुनकर ऋचा भी हंसी। अम्मा को ऋचा का हंसना बर्दाश्त ना हुआ। ऋचा ऐसे ही सिंहासन पर बैठी रहोगी या चाय बनाकर लाओगी? अच्छा अम्मा, कहकर ऋचा चाय बनाने चली गई। अम्मा गरिमा को सिखा रही थी कि ससुराल में गुलाम बनकर नहीं रहना, रानी बनकर रहना, जबकि अम्मा हमेशा भाभी को गुलामों की तरह ट्रीट करती थी। भाभी को मायके कब जाना है, कितने दिन के लिए जाना है या नहीं जाना है, यह सब अम्मा तय करती हैं। गर्मी की छुट्टियों में ऋचा के मायके के सभी भाई बहनें इकट्ठे होते हैं जिससे सभी एक साथ मिल सकें। दूसरी तरफ ऋचा की नंदें भी इसी समय पर आती हैं, इसलिए अम्मा भाभी को नहीं जाने देती हैं। जब भाभी मायके जाती हैं तब तक सभी भाई बहन वापस चले जाते हैं। एक बार भाभी ने अम्मा से रिक्वेस्ट भी की थी कि अम्मा जाने दो इसी समय, क्योंकि मैं शादी के बाद ठीक से भाई बहनों से मिल नहीं पाई हूँ। अम्मा ने 2 टूक जवाब दिया, तुम्हें हमारे अनुसार चलना होगा। अनीता और मनीता साल में एक बार आती हैं, तुम्हें उनका ध्यान नहीं आता, अपने भाई बहनों का ध्यान है। अनीता और मनीता के आने पर ऋचा का सारा दिन किचन संभालना और मनीष का काम बाजार से सामान लाते रहना होता है। अनीता और मनीता का पूरा दिन मौज मस्ती सैर सपाटों में निकलता है और अम्मा भी उन्हीं के साथ लगी रहती हैं। करीबन 6 महीने के बाद दोबारा मायके आने पर भाभी और माँ दोनों के लिए साड़ी लाई। अम्मा को ये अच्छा नहीं लगा और बोली, मेरे लिए लाई तो ठीक है पर भाभी के लिए क्यों लाई? उसे सिर पर मत चढ़ा। गरिमा बोली, अम्मा, भाभी को भी यह महसूस हो कि कोई उनका भी ध्यान रखता है। वह तो हमेशा हम सबका ध्यान रखती हैं। बहू की लगाम जितना कसकर रखो उतना ही कायदे में रहेगी। भाभी ने कभी लगाम तोड़ी अम्मा? ये बहस करना तूने ससुराल में सीखा? हाँ माँ, मैं बहू बनी तो महसूस हुआ कि बहू की भी कुछ भावनाएं होती हैं। वो भी मान और सम्मान चाहती है। बड़ी ननद मेरी इंग्लैंड चली गई पर छोटी तो इतने नखरे हैं, उसकी झूठी प्लेट भी मुझे उठानी पड़ती है। यह सुनकर अम्मा सदमे में आ गई।
तुम उसकी गुलाम नहीं हो, पर बहू तो हूँ, बहू तो यह सब करना चाहिए। अम्मा, ये सब मैंने अपने घर से ही सीखा है। ऋचा भाभी गई भाड़ में, अम्मा गरिमा को बोली। गरिमा, अपने हेमंत को कहो तुम्हें अपने साथ लेकर जाए, अच्छी जगह पर उसकी पोस्टिंग है। तुम छोटी ननदिया से क्यों दबती हो? वो तो ले जाना चाहते हैं अम्मा, पर माँ जी कहती हैं कुछ दिन हमारे साथ रहो, सेवा करो। क्या तुमने फेरे माँ जी के साथ लिए हैं? बेटा, तुम उस बुढ़िया की लगाम कसो। इधर अम्मा सारा दिन ऋचा भाभी की लगाम कसती हैं और दूसरी तरफ ये चाहती हैं कि मैं अपनी सास की लगाम कसूं। नहीं अम्मा, हेमंत अपनी माँ के सामने मुंह नहीं खोलते हैं, ऐसे भक्त हैं अपनी माँ के। हे प्रभु, अम्मा तो ये समझती हैं मनीष भैया तो भाभी के भक्त हैं और हेमंत माँ का भक्त। मैं अम्मा भाभी के साथ काम करवाती हूँ। गरिमा के ऐसा कहने पर अम्मा कहती हैं, 4 दिन को आई हो, थोड़ा आराम कर लो। अम्मा, क्या यहाँ पर मैं आदत खराब कर लूँ? ससुराल में बहुत मुश्किल आएगी। वहाँ पर तो सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक काम में लगी रहती हूँ। तुम्हारी तो बेटा मजदूरों से भी ज्यादा हालत खराब है। अम्मा दुखी होते हुए बोली। गरिमा और ऋचा दोनों किचन में आ गए। फिर ऋचा ने गरिमा से पूछा, क्या तुम यह सब सच कह रही हो? गरिमा हंसकर बोली, भाभी, मैं वहां पर बड़े मजे में हूँ, वहां पर सभी बड़े अच्छे हैं। मैं अम्मा को समझाना चाहती हूँ कि वो जो व्यवहार आपके साथ करती हैं वही उनकी बेटी के साथ हो रहा है तो उन्हें कैसा लग रहा है। पर आप ये बातें अम्मा को नहीं बताना, और देखो मैं क्या क्या खेल खेलती हूँ। अब की बार अपने साथ 2 महीने के बच्चे को भी लेकर आई। माँ ने कहा, बेटा, मैंने छोचक में बहुत सारा सामान भेजा था, सास ने तो नहीं ले लिया? गरिमा ने कहा, माँ, उन्होंने नहीं लिया, बल्कि मैंने अपनी खुशी से उन्हें दे दिया। हेमंत ने भी कहा, बेटा हुआ है, सबको अच्छा नेक देना चाहिए। सास, ननद तथा जेठानी को सोने के कंगन दिए हैं। सुनकर अम्मा के ऊपर जैसे बिजली गिर गई। अगर इसी तरह करती रहोगी तो कंगाल हो जाओगी। ना देती तो हेमंत को बुरा लगता। अम्मा, अपनी बड़ी बहनों को देख कैसे अपने पतियों को अपने कंट्रोल में रखती हैं, उनसे ही कुछ सीख लो। अम्मा, मैंने तो आपसे ही सीखा है कि पहला बच्चा बेटा होता है तो सास नंदों को कुछ देना होता है। जब ऋचा भाभी के बेटा हुआ था तब आपने भाभी के कंगन उतरवा लिए थे और दोनों जीजी तथा जीजाजियों को न जाने क्या क्या दिलवाया था। जबकि भैया और भाभी की कोई अलग से इनकम नहीं है। भैया बाबूजी के साथ ही दुकान पर बैठते हैं। अम्मा भाभी के झुमके और अंगूठी भैया सुनार से साफ करवा कर लाए थे, जिससे दोनों जीजी को दिए जा सकें। अम्मा की नींद हराम हो गई गरिमा के व्यवहार से, जबकि दोनों बड़ी बेटियां अम्मा के कहने के अनुसार चलती थीं। अम्मा सोचने लगी, अगर गरिमा ऐसे ही करती रही तो बेजुबान ऋचा भी बोलना सीख जाएगी। गजब ढा रही है लड़की। अब गर्मी की छुट्टियां आईं। अम्मा ने तीनों बेटियों को बुलवाया। अनीता और मनीता तो आ गईं, परंतु गरिमा ने कहा, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। अगर संभव हो तो भैया और भाभी को कुछ दिन के लिए यहाँ पर भेज दो, मेरी हेल्प हो जाएगी। और गुड्डू भाभी का बेटा की आउटिंग, अगर भाभी नहीं आ पाएगी तो फिर मैं अपनी सास और छोटी नंद को बुलवा लेती हूँ। अब अम्मा के सामने धर्म संकट था। अगर ऋचा जाती है तो अनीता मनीता के आने पर उनका काम कैसे होगा, और अगर नहीं जाती है तो गरिमा के सास और ननद उसके घर आ बैठेंगी। मरता क्या न करता, अम्मा को ऋचा को ही भेजना पड़ा। अनीता और मनीता ने मायके आकर कहा, हम तो यहाँ पर आराम करने के लिए आए और यहाँ से ऋचा और मनीष दोनों चले गए। बाबूजी ने कहा, ऋचा गरिमा की सहायता के लिए गई है, यहाँ का काम तुम दोनों और तुम्हारी माँ मिलकर करो। दोनों बहनें दुखी होते हुए कहने लगी, गरिमा को भी अभी बीमार पड़ना था। अब अम्मा को समझ में आ रहा था कि बिना ऋचा के घर चलाना बड़ा मुश्किल है। गरिमा के आने से अम्मा को काम करने की आदत नहीं रही थी।
अब काम करना पड़ रहा था तो जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। अनीता और मनीता किचन में जाकर खाना कम बनाती, गरिमा की बुराई अधिक करती, उसको कोसती रहती। घर के काम से परेशान हो अनीता ने कहा, अम्मा हम लोगों का दार्जिलिंग घूमने जाने का प्रोग्राम बन गया है। अभी अभी हस्बैंड का फोन आया था, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अम्मा ने कहा, बेटा रुक जाओ, फिर तो छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। अम्मा और हम घूमने नहीं जा पाएंगे। मनीता को समझ आ गया कि अनीता खेल खेल रही है, काम करने की वजह से यहाँ से भाग रही है। अब मनीता ने भी कहा अम्मा मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के एडमिशन के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ेगा। मनीता तुम भी जा रही हो? बेटा मैं तो 2 आदमियों का खाना भी नहीं बना पाऊंगी। बिटिया आदत तो छूट गई है, कम से कम एक तो ऋचा के आने तक रुक जाओ। तो अम्मा ऋचा को जल्दी बुलाओ, वो तो वहां पर मजे में बैठी है। पर आज अम्मा ने ऋचा की बुराई करने पर बेटियों के ताल में ताल नहीं मिलाई, कुछ भी नहीं कह पा रही थी। फिर बाबूजी बोले, तुम लोग जाना चाहती हो तो जाओ, क्योंकि तुम्हारी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ की फिक्र मत करो, हम दोनों संभाल लेंगे। अनेकों वर्ष हो गए हम दोनों अकेले भी नहीं रहे हैं। अब ये देखते हैं कि अकेले रहने में क्या मजे हैं और क्या परेशानियां हैं। इस बार अम्मा ने बेटियों को कुछ भी लेन देन नहीं किया, नहीं तो अम्मा उनको लेने देने के समय पूरे घर में कोहराम मचाकर रखती थी। दोनों चली गईं, घर खाली हो गया, केवल अम्मा और बाबूजी रह गए। अम्मा पूरे दिन काम करती, फिर भी खत्म नहीं हो पाता था। दूसरी तरफ बाबूजी कुछ न कुछ जली कटी सुना देते थे। जिन लड़कियों के यशोगान करती नहीं थकती हो, देखो कैसे पीठ दिखाकर चली गईं। चाहती तो हो तुम कुछ सुनाना, पर शर्म आ रही है ना? कुछ औरतें ऐसी होती हैं, बहू से सेवा कराती हैं और श्रेय अपनी बेटियों को देती हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मनीष और ऋचा हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कितनी सेवा करते हैं। उनको प्यार न दो, उनकी प्रशंसा ना करो, पर परेशान तो मत करो। कोई भी बाहर का व्यक्ति, यहाँ तक कि लड़कियां भी काम नहीं आएंगी, ये दोनों ही हमारे काम आएंगे। तब क्या हम उन्हें थोड़ा सा प्यार और सम्मान नहीं दे सकते, जिसके वे अधिकारी हैं? क्या तुम अमरवेल का स्वभाव जानती हो? जिस पेड़ पर चढ़ जाती है उससे पोषण लेकर उसे सुखा देती है। मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूँ, ऋचा का सहारा लो, उसे प्यार दो, अपनापन दो। अगर वह भी विद्रोह पर आ जाए तो हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? वह यंग है, उनमें ताकत है, उनके हाथ पैर मजबूत हैं, जबकि हमारे थक चुके हैं। अगर मनीष और ऋचा हमसे अलग हो जाते हैं तो वो अपना काम चला लेंगे, पर हम नहीं चला पाएंगे। अनीता और मनीता को देख लिया ना, पर मैं उनको भी दोष नहीं दे रहा हूँ। उनका अपना घर है, गृहस्थी है, काम है, फिर वो हमारा बोझ क्यों उठाएंगी? काम ऋचा ही आएगी। पर तुमने कभी उसको अपना नहीं माना, महत्व नहीं दिया। उसे प्यार दो, महत्व दो, फिर देखना वह तुम्हारी सेवा कितने मन से करेगी। देखो, अगर हम मशीन की देखभाल करना बंद कर दें तो उसके कल पुर्जों में जंग लग जाती है, काम करना बंद कर देते हैं। फिर ऋचा तो इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अधिकार हैं। अब तक की पूरी जिंदगी में यह पहला चांस था जब अम्मा चुपचाप बाबूजी की बातें सुनती जा रही थी, वरना बेटियों को अपनी ताकत मानने के कारण किसी की भी नहीं सुनती थी, मनमानी करती थी। इस समय उन्हें बाबूजी की बातें सही लग रही थी, प्रैक्टिकल लग रही थी और अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। यही कारण रहा कि जब ऋचा और मनीष वापस आए तो अम्मा ने पूछा, कोई परेशानी तो नहीं हुई वहां पर? आवाज मधुर और लहजा भी नरम। ऋचा तो सोच रही थी कि अम्मा एकदम हड़कंप मचा देंगी कि यहाँ पर मेरी बेटियां तंग हुई और यह मौज उड़ा रही थी, लेकिन यहाँ तो माहौल ही पूरी तरह परिवर्तित नजर आ रहा था। ऋचा ने कहा, अम्मा
गरिमा ने कुछ भी परेशानी नहीं होने दी, हमारा बहुत ध्यान रखा। अब कैसी है उसकी तबीयत? अम्मा ने पूछा। पर ऋचा के लिए यह बताना बहुत कठिन था, क्योंकि कैसे बताए कि गरिमा को कुछ हुआ ही नहीं था, बल्कि हमारे ऊपर घर छोड़कर कुल्लू मनाली घूमने दोनों चले गए थे। और बोली, कुछ दिन भाभी तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्री होकर रहो। अम्मा को यह पता लगना चाहिए कि आपके बिना घर नहीं चला पाएंगी। अनीता और मनीता जीजी अम्मा की एक दिन भी सेवा नहीं कर सकती हैं। अम्मा ने दोबारा पूछा, ऋचा ठीक है ना मनीष? मनीष हंसा। बिल्कुल ठीक है। मनीष बोला, अम्मा आप कैसी हो? कुछ दुबला गई हो। अम्मा बोली, बेटा बुढ़ापा है, दुबलाएंगे ही। मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ऋचा बोली, नहीं अम्मा, चाय मैं बनाती हूँ, आप इनसे बैठकर गरिमा की बात करो। ऋचा किचन में चली गई। अम्मा उसे जाते देख रही थी और सोच रही थी कि हाँ, यह ठीक है कि थोड़ा प्यार, थोड़ा विश्वास दो तो ये पराए घर की बेटियां पेट जाई बेटियों से भी ज्यादा अपनी हो जाती हैं। इसलिए बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए।